हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आज सीखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सीखने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 8th 9th में पढ़े हुए हैं उसको हम जानते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। तो पहला हम टर्म है प्राइम नंबर्स। तो अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स को हम अगर डिफाइन करें तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, वो खुद अपना ही नंबर होता है। माने कि जैसे 2 है तो 2 दो नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से 2 से हो सकता है। वैसे अगर 3 है तो 3 दो नंबर से डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 1 एक तो उसका फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर क्या हो गया उसका इटसेल्फ। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर्स होंगे। ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स हों, एक 1 हो और एक इटसेल्फ हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। एक तो 1 हो गया, एक इटसेल्फ हो गया, और उसके अलावा एक और कोई नंबर से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो सारे नंबर क्या होते हैं आपके कॉम्पोजिट नंबर। अब जो 1 है, जो स्टार्टिंग होती है नंबर 1 से, वो ना आपका कॉम्पोजिट है ना प्राइम है, क्योंकि 1 तो 1 से ही डिवाइड हो रहा है, उसके दो फैक्टर नहीं बन रहे हैं। तो 1 से डिवाइड हो रहा है और अपने आप से तो एक ही नंबर हुआ 1। तो इसलिए 1 जो है वो ना प्राइम में आता है ना कॉम्पोजिट में आता है। क्योंकि यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर्स की बात होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात होगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं। तो अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करेंगे तो जो इसका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इस तरह से है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, हमको पता है कॉम्पोजिट नंबर में क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स माने कि प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो आपको पता है प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो ये फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अगर। एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर यहाँ पे मान लो लिया 12 लिया, अब 12 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो 2 2 और 3 ये सारे क्या हैं आपके प्राइम नंबर हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे हम, तो 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3। और क्या लिख सकते हैं हम, हमने इंडाइसिस पढ़ी हुई है तो पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2 एंड 3। अब ये ऑर्डर कैसा है आपका, असेंडिंग ऑर्डर में 2 3। तो ये आपके क्या हो गए नंबर। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, सपोज ले लेता हूँ 15। अब 15 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5, तो ये आपके 2 फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या है आपके, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, तो 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये देखो प्राइम के प्रोडक्ट हैं, देखो 2 2 और 3। तो एक कॉम्पोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स के क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में वो हम डिनोट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये यूनिक है, ये हमेशा 12 के जो फैक्टर्स करेंगे तो यही निकल के आएंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 कैन बी एक्सप्रेस इनटू 4। तो मगर 4 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, 4 क्या है आपका कॉम्पोजिट नंबर है, तो हमको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग इसको 12 को वी कैन नॉट राइट 4 इंटू 3, क्योंकि 4 क्या है यहाँ पर एक कॉम्पोजिट नंबर है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की। तो 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 इंटू 2। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो किसी भी नंबर को अगर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दें या प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दें, तो वही थ्योरम जो है उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए आगे चलते हैं, रिलेशन जानते हैं HCF एंड LCM का। तो HCF और LCM क्या होता है ये हमको पता है, ऑलरेडी हम लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ पहले यहाँ पर, उसके बाद हम बात करेंगे HCF और LCM की। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, सपोज मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, जो मैंने अभी लिए थे वही ले लेता हूँ। एक 12 नंबर ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ 15। ये 2 नंबर मैंने लिए 12 और 15। अब 12 के जो फैक्टर्स थे, प्राइम फैक्टराइजेशन था वो था 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो था 3
इंटू 5, हमने 3 को 3 के नीचे लिखा है ताकि लेना आसान हो। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों जो मल्टीपल हैं 12 और 15 के जो मल्टीपल है उनमें कॉमन टर्म क्या है, तो जो कॉमन टर्म है वो आप देख रहे होंगे कि वो कितना है आपका 3 है। तो जो 3 कॉमन टर्म है ये आपका क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, दैट इज नोन एज HCF। तो ये आपका HCF हो गया 3। और LCM क्या होता है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है, क्या है मल्टीपल। तो मल्टीपल लीस्ट कॉमन, सारे कॉमन भी जो होंगे वो एक बार लिखेंगे और जो अनकॉमन है उनको सबको रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले टर्म में क्या आ रहा है आपका 2, 2, 3 एक बार आ रहा है और 5, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे आपके LCM हो जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो वी कैन राइट 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60। तो ये क्या हो गया आपका LCM हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं LCM की डेफिनेशन की। तो HCF और LCM में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है रिलेशन, कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर ले लें, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लें और अगर उन पॉजिटिव इंटीजर का हम LCM और HCF निकालें और उस LCM और HCF को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट होगा उन नंबर्स का वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था 12 का जो 12 और 15 का जो मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का जो आया था 3 इंटू 5, तो इनका जो HCF आया था वो कितना आया था आपका, HCF 3 आया था और जो LCM आया था वो कितना आया था आपका 60 आया था। अब क्या बोल रहा है, डेफिनेशन है कि अगर HCF और LCM इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और अगर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। देखते हैं वेरीफाई करते हैं है कि नहीं है ऐसी बात, जो ये बोल रहे हैं वो सच भी है कि नहीं है। तो HCF इंटू LCM करते हैं तो क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM, HCF है आपका 3, LCM है 6, तो 6 3 18, 180। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, माने कि A इंटू B करते हैं। A है हमारे पास यहाँ पे 12 और B है आपका 15। अगर 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता पड़ा कि HCF इंटू LCM निकालेंगे किसी भी नंबर का और उन नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि HCF दिया रहेगा, LCM दिया रहेगा, एक नंबर दिया रहेगा, आपको सेकंड नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो 4 टर्म्स हैं इसमें 1 2 3 4, इन 4 टर्म में से कोई एक टर्म मिसिंग रहेगा और आपको बाकी के टर्म दिए रहेंगे, उस टर्म्स को इस फॉर्मूले में प्लेस करके जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। अभी हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। ये NCERT की एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ इसको। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमने पहले पढ़ा हुआ था फंडामेंटल थ्योरम में कि इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो 140 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमको। तो 140 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, 140 तो 2 7 35, 5 7 और 7, तो वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और वी कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये 140 के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। सेकंड वाला है 156, तो इसके भी चलिए निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे बता देते हैं आपको। तो 156 के निकालने हैं, तो 156 फर्स्ट डिवाइड बाई 2, तो 2 7 14, 2 6 7, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। तो वी कैन राइट 2 इंटू 3, इसको मैं इधर कर दूं, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। इंटू 13, तो 156 को अगर हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, तो हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिख दिया है। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द रिलेशन LCM इंटू HCF
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो भी हमने इससे पहले किया था कि पहले हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद क्या करना है, इसके हमको वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले से। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। हम a मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को हम a अज्यूम कर लेते हैं 26 और सेकंड टर्म को हम b अज्यूम कर ले रहे हैं 91। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं एलसीएम। तो 26 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 1 2 13, तो ये 1 आ गया आपका यहाँ पे 13 1। 91 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 7 1 7 2 7 3 21 13। तो 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 13 और 91 का जो होगा वो हो जाएगा 7 इंटू 13। अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ और उसका फिर प्रोडक्ट करना है। तो पहले तो हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एलसीएम निकालते हैं पहले। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, अब एलसीएम को पता है कि जो कॉमन टर्म है वो एक बार लिखेंगे और अनकॉमन टर्म को ऐसे ही लिख लेंगे। तो कितने कॉमन टर्म है इसमें हमको दिखाई पड़ रहा है, 13 कॉमन टर्म है, तो उसको एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है। और अब निकालते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, आप देख रहे होंगे जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है इसमें आपका 13 है। यहाँ पे आप हाईलाइट कर देता हूँ मैं, 13 दिख रहा है। तो 13 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ लिख दिया हमने 13। अब क्या करना है, एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 13 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 13 2 26 इंटू 7 करेंगे, उसके बाद कितना आ जाएगा आपका ये आंसर 182, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 182 आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करें, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें और ये जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो चलिए देखते हैं है कि नहीं आपस में। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एचसीएफ हमारे पास है 182 इंटू 13, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2366 आएगा, 2366, ठीक है। और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, तो a है हमारे पास 26 और b है हमारे पास 91। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी 2366 आएगा। आप चाहें इसको करके देखिए पॉज करके, तो 2366 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरीफाई हो गया, जब एचसीएफ इंटू एलसीएम किया और जब दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई किया, दोनों आपस में क्या आ गए हमारे, इक्वल आ गए। बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले नंबर लिख लेते हैं 12, 15 और 21। तो 12 के करते हैं पहले। तो 12 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 2 3 3 1 15 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 5 और 5 1 और 21 के करेंगे तो किससे जाएगा आपका 3 7 21 और 7 1 7। तो इसके जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12 के आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का आ गया है आपका 3 इंटू 5 और 21 का आ गया 3 इंटू 7। अब आपको क्या पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा है, इसको आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और फिर क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो चलिए पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालना, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में देखना है हमको इन तीनों जो टर्म है, इन तीनों में कॉमन टर्म क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि इन तीनों में, यहाँ पे दोनों में 2 आ रहा है, 2 इसमें किसी में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 2 तो दोनों तीनों में कॉमन नहीं है। अब देखते हैं 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब 3 क्या हो गया आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अब चलते हैं, बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम हमको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो 2 में कॉमन होगा उसको भी एक बार लिखते हैं और जो अनकॉमन होता है उसको भी क्या लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। तो इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 दोनों तीनों में किसी में भी नहीं है 2, 3 तीनों में कॉमन है तो एक बार लिख लिया, फिर 5 है और फिर 7 है। ये क्या हो गया इसका
LCM हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो इसका आंसर आएगा 420। इसका आंसर कितना आ जाएगा 420। इसके आगे की और क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई करिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिवन दैट HCF 306 एंड 675 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। आपको बोल रहा है यहाँ पर कि जो HCF है वो दो नंबर्स का वो कितना है 9 है और उनका LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपके नंबर दिए हुए हैं 306 और 657, ये दो नंबर दिए हुए हैं, यही वो नंबर हैं A और B, यही वो इंटीजर्स हैं आपके। तो हमको पता है यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी से आपका जो इंटीजर ये A आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा। दैट मीन्स A विल बी इक्वल टू 306 एंड B विल बी इक्वल टू 657। अब क्या कह रहा है कि फाइंड LCM करना है। अब हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। अब HCF पता है हमको कितना है, HCF इसका दिया हुआ है 9। LCM हमको पता नहीं, LCM ऐसे ही रहने देते हैं। और A पता है हमको कितना दिया हुआ है 306 और B कितना दिया हुआ है 657। तो LCM यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पर, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। सॉल्व करेंगे इसका आंसर तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, फोर्थ का आंसर आएगा आपका 22338। सॉल्व करने के बाद 22338 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है करना इसको। बाकी के क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा, वो हम बता देंगे आपको। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कमेंट कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो सर वो आपको उसी कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर देंगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसी एक्सरसाइज का 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि जो 6 टू द पावर n है, क्या कभी ये ऐसा कोई नंबर इसमें आएगा कोई भी n की पावर रखने पर कि ये पूरा नंबर 0 हो जाए, मतलब उसका जो डिजिट है एंड माने के लास्ट में से लिखा हुआ है, कोई भी नंबर है x y z है और लास्ट में 0 आ जाए कोई भी नंबर के। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कभी होगा कि 0 एंड में आए, जो लास्ट डिजिट हो कभी 0 हो। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात करेंगे तो लास्ट में 0 कब आता है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें छोटे छोटे से, जैसे लिखा है मैंने 10, या लिखा है मैंने 250, या लिखा है मैंने 190, या लिखा है मैंने 180, या लिखा है मैंने 30, या लिखा है मैंने 20, या मैंने लिख दिया 19990। अब लास्ट में देखिए सब में डिजिट में 0 जो आ रहा है, तो ये कॉमन चीज़ आ रही है। ये जो नंबर हैं आपके जो लास्ट में जिसमें 0 आता है, ये दो नंबर से कट सकते हैं। आप देख रहे होंगे, अगर दो नंबर की बात करें तो दो नंबर कौन से हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे नंबर अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 10 से करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे, इसको भी 10 से कर सकते हैं और इसको भी 10 से कर सकते हैं। इन सारे नंबर को 10 से कर सकते हैं। अब 10 जो है, 10 के अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। इसका मतलब क्या हो गया, जो सारे नंबर हमने दिए हैं, दो नंबर से मैंने बोला था डिवाइड हो सकते हैं, वो दो नंबर कौन से हैं, या तो ये 2 से होगा या तो ये 5 से होगा। कंपलसरी है कि 2 और 5 से डिवाइड होगा ही होगा। 2 और 5 से जब डिवाइड होगा तभी ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको ये चेक करना है जो आपका क्वेश्चन है कि इसमें क्या 2 और 5 दोनों के फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर 2 और 5 दोनों के फैक्टर बन रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसके एंड में 0 आएगा। अगर 2 आ रहा है या फिर सिर्फ 5 आ रहा है या फिर 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा। एक फैक्टर से काम नहीं चलने वाला, फैक्टर क्या आना चाहिए, 2 और 5 बोथ आने चाहिए। तो चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखा हुआ है 6 टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर n को अगर हम 6 के फैक्टर्स करें तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 3। तो आप देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं 2 × 3 टू द पावर n। तो 6 के जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कितना पाया हमने, 2 और 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका 2 तो आ रहा है, बट क्या 10 के लिए आपका 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो कि डिवाइड हो जाए।
नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपके पास 2 आ रहा है और क्या आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर जो है आपका लास्ट में कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा, माने कि जो लास्ट डिजिट होगी वो कभी भी आपकी 0 नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये पूरा एक नंबर है, एंड ये दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये पूरा एक नंबर है, आर कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, ये पूछ रहा है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो कॉम्पोजिट नंबर की सिंपल सी बात है, सिंपल सी अगर डेफिनेशन की बात करें तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हमको चेक करना है कि ये नंबर और ये नंबर जो दिए हुए हैं इनके क्या मोर देन 2 फैक्टर्स हैं कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं है कि नहीं है। तो नंबर है पहला वाला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 13 दोनों में क्या मिल रहा है हमको, कॉमन मिल रहा है, तो 13 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो 13 जब कॉमन ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा 13 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये जाएगा 13 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 77 प्लस 1 78। अब आपके 13 इंटू 78 आ गए, 78 को और हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं 13 इंटू, अब ये किसका हो जाएगा 78 आपका होता है 13 इंटू 6, तो ये और फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग 78 का। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 3 ज़ा 6 7 2 9 ज़ा 18 और 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13। तो इसको हम और फर्दर जब फैक्टराइज करेंगे तो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो ये कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ पे देखो आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, कोई भी नंबर होगा तो 1 से तो डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे एक तो 2 आ गया तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, एक आपका 3 आ गया 3 से डिवाइड हो रहा है, और 13 आ गया, माने कि कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है ये, एक 1 से हो रहा है 1 2 और 3 13, तो कितने फैक्टर बन गए कि 4 फैक्टर बन गए। तो 4 फैक्टर बन गए इसका मतलब क्या हो गया, ये प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। 7 क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इसको पहले रीड करते हैं फिर समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे और क्या आपको करना है इसके अंदर। कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia has takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and goes in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 लोग हैं, एक सोनिया है और एक क्या है रवि है। सोनिया की जो स्पीड है वो 18 मिनट्स की है एक कंप्लीट राउंड करने के लिए, और जो रवि है वो 12 मिनट में एक पूरा क्या कर लेता है, राउंड को पूरा घूम लेता है, मतलब पार्क का राउंड लगा लेता है। तो कह रहा है कि बताओ वो समय बताओ कि जब वो दोबारा एक जगह मिलेंगे। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मान लो ये एक पार्क है, सर्कुलर पार्क मान लेते हैं। अब इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये दोनों का, मान लो यहाँ पे सोनिया और रवि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट ए से चले सपोज, ठीक है, दोनों चले। सोनिया जो है वो कितनी देर में कंप्लीट कर रही है राउंड को, 18 मिनट में, और जो रवि है वो कितनी मिनट में कर रहा है कंप्लीट, 12 मिनट्स में। तो आप यहाँ पे देखेंगे सोनिया जब राउंड ट्रेवल करना शुरू किया तो फिर वो जब यहाँ से चली, जब वापस घूम के पूरा चक्कर लगा के जब वापस आएगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, उसको 18 मिनट्स लगेगा। और जो रवि है, जब रवि ए पॉइंट से चलना शुरू करेगा और जब पूरा चक्कर लगा लेगा तो वो कितनी देर पहुंचेगा यहाँ पर, 12 मिनट में। अब दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब तुमको निकालना है कि वो आपस में दोबारा कब मिलेंगे। अब सपोज हम बात करें तो सोनिया जो है वो चल रही है, अगर मान लो एक चक्कर लगाने के बाद, जब हम एक चक्कर लगा लेंगे तो अगर हम एक और फिगर बनाएं, सपोज यहाँ पे हम एक और फिगर बनाते हैं, ठीक है,
स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही मान लेते हैं, ए ही है। मान लो एक चक्कर लगाने के बाद जब सोनिया यहाँ पहुँची, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सोनिया फिर से जब यहाँ पहुँचेगी, सपोज ए पॉइंट पे सोनिया जब पहुँचेगी, तो रवि की स्पीड क्या है सोनिया से ज़्यादा है, क्योंकि रवि जल्दी कवर कर रहा है, तो रवि भी क्या ए पॉइंट पे होगा कि या रवि आगे होगा सोनिया से। अगर सोनिया ए पॉइंट पे है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, अगर सोनिया फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गई है एक चक्कर लगाने के बाद पूरा, तो रवि जो होगा वो सोनिया के पास होगा, सोनिया के पीछे होगा या सोनिया के आगे होगा? सोनिया के क्या होगा? वो सोचो, सोनिया के क्या होगा, आगे होगा या पीछे होगा? सोनिया के आगे की तरफ होगा। क्यों आगे होगा सोनिया के? क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है। जब तक सोनिया यहाँ पर पहुँची 18 मिनट में, रवि यहाँ पर 12 मिनट में ही पहुँच चुका है। जब सोनिया यहाँ पहुँची 18 मिनट में, तो रवि 12 मिनट में ऑलरेडी पहुँच चुका है। जब सोनिया पहुँचेगी तो रवि क्या हो चुका होगा? आगे की तरफ निकल चुका होगा। इसका मतलब रवि यहाँ कहीं होगा, जो रवि है वो यहाँ कहीं होगा। मान लें कि सोनिया से कुछ दूरी उसने तय कर ली होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब एक चक्कर और मान लेते हैं, सपोज एक फिगर में और मान लेता हूँ। यहाँ पर मान लो तीसरा सर्किल बना लेते हैं। अब मान लो फिर सोनिया यहाँ पे पहुँची, दो लगाने के बाद, 2 कंप्लीट राउंड लगाने के बाद सोनिया फिर से इसी पॉइंट पे पहुँची, ए पॉइंट पे सोनिया यहाँ पर आ गई फिर से। अब बताओ, अब सोनिया ने 2 राउंड पूरे कर लिए हैं। अब रवि क्या सोनिया से उसी जगह पर होगा जहाँ पहले था, जहाँ पे ये पहले था, कि ये और आगे बढ़ चुका होगा? ये और आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि सोनिया तो यहाँ पे पहुंची है 18 मिनट्स में। एक चक्कर लगाया 18, दूसरा भी 18 में लगाया, और रवि तो 12 मिनट में पहुंच गया, फिर दूसरा 12 मिनट पहुंच गया, तो रवि क्या हो गया होगा? और आगे बढ़ चुका होगा। तो रवि की कहीं पोजीशन यहाँ कहीं होगी, रवि जो होगा यहाँ कहीं होगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? तो धीमे धीमे क्या हो रहा है, रवि सोनिया से आगे की तरफ जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब रवि घूम के, जब सोनिया इस चक्कर पे पहुंचेगी जहाँ पे वो स्टार्ट किया था, रवि फिर से उसको कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। जब भी हम कभी रेसिंग करते हैं तो ऐसे ही होता है, जब हमको कई लैप लगाते हैं तो पीछे वाला और आगे वाले की स्पीड अगर धीमी तेज होती है, तो अगर मान लो 10 लैप का राउंड, 10 लैप का कोई अगर रेस है, तो अगर किसी आगे वाले की स्पीड मान लो कम है और पीछे वाले की ज़्यादा है, तो कुछ राउंड के बाद जो पीछे वाला है वो क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो धीमे धीमे एक समय ऐसा आएगा कि रवि क्या करेगा? सोनिया के बराबर आ जाएगा। माने कि रवि और सोनिया के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 राउंड का डिफरेंस है। जब वो पूरा राउंड, जो रवि जो सोनिया के रिस्पेक्ट में अगर वो 1 राउंड पूरा कर लेगा, तब वो कहाँ पहुँच जाएगा? फिर से सोनिया के पास पहुँच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें निकालना क्या है? तुमको लीस्ट नंबर निकालना है कि रवि कब उसको ओवरटेक करेगा या उसके पास पहुंचेगा। तो तुमको लीस्ट नंबर फाइंड करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ देयर टाइम्स। तो इनके जो टाइम है 18 और 12, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तुमको पता पड़ जाएगा रवि कब उसको फिर से क्या करेगा? ओवरटेक करेगा। तो फटाफट एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 18 का एलसीएम क्या होगा हमको पता है। यहाँ पे अगर हम 18 को सॉल्व करें तो 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, तो हो गया 2 × 3 × 3, और 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो एलसीएम अगर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 × 3 × 3 × 2। ठीक है, क्यों होगा? इन दोनों में का 2 एक कॉमन तो यहाँ लिख दिया, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया इस जगह पर। इन दोनों में 3 कॉमन था, वो यहाँ लिख दिया, और ये वाला 3 जो था वो यहाँ लिख दिया हमने। तो कितना हो गया आपका? 3 2 6, 6 3 18, 18 36 मिनट के बाद रवि क्या कर लेगा? सोनिया के पास पहुंच जाएगा।